Assalamu alaikum students. Let's start our today's lecture. Our today's lecture is related to beams. Previous lectures में हमने पहले डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर हमने स्टडी किया, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स. ओके, आज के लेक्चर में हम बीम्स जो है वो स्टार्ट करेंगे. डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर्स. बीम जो है फ्लेक्सुरल मेंबर होता है, इसमें प्राइमरी स्ट्रेसेस जो है वो बेंडिंग मोमेंट की वजह से होती हैं. Beams are structural members that support transverse loads and are therefore subjected primarily to flexure or bending. जो बीम्स में ट्रांसवर्स लोड्स को सपोर्ट करती हैं, मीन जो लोड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस अप्लाई हो रहे होते हैं. इस लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस होती हैं वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस या बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी. If a substantial amount of axial load is also present, the member is referred to as beam column. और अगर एक्सियल लोड भी प्रेजेंट हो बीम के अंदर तो हम इसको बीम कॉलम कहते हैं. जो हमने एक्सियल मेंबर्स में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसमें बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल लोड दोनों प्रेजेंट हों, ऐसे मेंबर को हम बीम कॉलम कहते हैं. Although some degree of axial load will be present in any structural member, in many practical situations this effect is negligible and the member can be treated as beam. के मोस्ट केसेस में एक्सियल लोड की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती. एक्सियल लोड के इफेक्ट को निगलेक्ट किया जा सकता है और बीम को उस मेंबर को हम एज ए बीम जो है वो ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन अगर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सियल लोड प्रेजेंट है, मीन्स ऐसी अमाउंट जो कंपेरेबल है बेंडिंग मोमेंट के, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस मेंबर को हम एज ए बीम कॉलम डिज़ाइन करेंगे. लेकिन अगर एक्सियल लोड बहुत कम है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं और उस मेंबर को हम एज ए बीम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं. स्ट्रक्चरल मेंबर इज कंसिडर्ड टू बी बीम इफ इट इज लोडेड सो एज टू कॉज बेंडिंग. स्ट्रक्चरल मेंबर में लोड अगर इस तरह से अप्लाई हो रहा हो कि मेंबर जो बेंड हो रहा हो, तो इस तरह के स्ट्रक्चरल मेंबर को हम बीम कंसिडर करते हैं. कॉमनली यूज्ड क्रॉस सेक्शनल शेप्स इंक्लूड डब्ल्यू एस एम शेप्स. बीम्स के लिए जो कॉमन क्रॉस सेक्शनल शेप्स हैं उनमें डब्ल्यू शेप्स हैं, वाइड फ्लैंज सेक्शन, शॉर्ट फ्लैंज सेक्शन and miscellaneous shapes. Channel shapes are sometimes used as beams built up from plates in the form of eye or box shape. Sometimes हम channel shapes को भी यूज़ करते हैं, और उसके अलावा built up beams जो plates से या प्लेट से हम जो वो built up beams जो वो फॉर्म बनाते हैं, उसमें आई शेप की beams होती हैं या box shapes जो वो यूज़ होती हैं. W symmetrical shapes such as standard roll W, M and S shapes are the most efficient. जो डब्ल्यू सिमेट्रिक शेप्स हैं, मीन दो एक्सिस दो सिमेट्री हैं जिन क्रॉस सेक्शंस के, जिनमें डब्ल्यू शेप्स हैं, एम शेप्स हैं या एस शेप्स हैं, ये मोस्ट एफिशिएंट हैं एज ए बीम. Figure shows two types of beam cross section: a hot roll W symmetric I shape W section and a welded W symmetric build up I shape. इस फिगर में आपको दो क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहे हैं. हार्ट रोल आई शेप जिसमें डब्ल्यू सेक्शन जो है वो हार्ट रोल आई शेप है, और बिल्ट अप आई शेप जो कि डिफरेंट प्लेट्स को कंबाइन करके जो आई शेप जो वो फॉर्म की गई है, इसको हम बेसिकली प्लेट गर्डर भी कहते हैं. प्लेट गर्डर में हम एक प्लेट को यूज़ करते हैं एज ए वेब, और उसके दोनों एंड्स के ऊपर दो प्लेट्स एज ए फ्लैंजेस जो है वो हम ज्वाइन करते हैं बोल्ट कनेक्शन के साथ, या जिस तरह यहाँ पे आपको वेल्डेड कनेक्शन नज़र आ रहा है इस तरह से, ये इसको हम प्लेट गर्डर कहते हैं. तो ये मोस्टली यूज जो सेक्शंस हैं एज ए बीम, वो हॉट रोल्ड आई शेप है, इसमें डब्ल्यू सेक्शन है, और प्लेट गर्डर जो है वो आई शेप में जो बिल्टअप आई शेप है. फॉर फ्लगियर द रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल स्ट्रेंथ्स आर मोमेंट्स. फ्लगियर के केस में हमारे पास जो स्ट्रेंथ्स हैं रिक्वायर्ड और अवेलेबल वो मोमेंट्स की फॉर्म में होती हैं. इस तरह टेंशन मेंबर के केस में या एक्सियल मेंबर के केस में ये जो स्ट्रेंथ्स हैं टेंशन मेंबर के केस में और
कंप्रेशन मेंबर केस में ये एक्सियल फोर्सेस होती हैं जो अवेलेबल स्ट्रेंथ्स होती हैं, लेकिन फ्लेयर मेंबर के केस में जो अवेलेबल स्ट्रेंथ्स हैं और जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो मोमेंट की फॉर्म में होती हैं। फॉर लोड एंड रेजिस्टर फैक्टर डिज़ाइन, जो एल आर एफ डी की इक्वेशन है, डिज़ाइन इक्वेशन, बेसिक डिज़ाइन इक्वेशन, उसको हम फ्लेयरल मेंबर के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, एम यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5b mm. Mu is the required moment strength, and this is the equal to effect of loads. And Mu will be a maximum bending moment caused by लोड कम्बिनेशन। जो हम लोड कम्बिनेशन हमने स्टडी किए हैं वो सारे लोड कम्बिनेशन हम जब वो चेक करेंगे, हर लोड कम्बिनेशन के अगेंस्ट हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे और उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास एम यू की वैल्यू होगी। So load effect should be less than or equal to design strength, design moment strength, or design moment capacity. Design moment capacity is equal to resistance factor multiplied by nominal strength, nominal moment strength. Mn is the nominal moment strength and phi b is the resistance factor. The value of resistance factor for flexural members for bending is 0.9. फॉर अलाउेबल स्ट्रेंथ डिज़ाइन ASD के केस में अगर हम जो बेसिक डिज़ाइन इक्वेशन है उसको बीम्स के लिए राइट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, एम ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम एन ओवर ओमेगा बी। एम ए इज द रिक्वायर्ड मोमेंट स्ट्रेंथ, मैक्सिमम मोमेंट corresponding टू द कंट्रोलिंग लोड कम्बिनेशन। मैक्सिमम मोमेंट हम जो लोड कंट्रोलिंग लोड कम्बिनेशन उसकी वजह से जो मैक्सिमम मोमेंट मोमेंट होगी बीम के अंदर, दैट विल बी एम ए। So Ma should be less than or equal to allowable strength. Allowable strength is design moment capacity, sorry, nominal moment capacity divided by safety factor for bending, omega b. Safety for bending is 1.67. So this is the basic design equation for allowable stress design. To be able to determine the nominal moment strength Mn, we must first examine the behavior of beams throughout the full range of loading. कि बीम की जो मोमेंट कैपेसिटी है, नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी एम एन, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस बीम का बिहेवियर जो वो चेक करते हैं। एंड लोड वेरी स्मॉल लोड से हम पॉइंट ऑफ कोलैप्स तक जो वो लोड इंक्रीज करते हैं और उससे इस दौरान जो बीम का बिहेवियर है उसको हम जो है वो चेक करते हैं। उसके लिए हम जो है एक बीम कंसिडर करते हैं। इस तरह आपको जो है वो नज़र आ रही है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी अप्लाई हो रहा है, पॉइंट लोड भी अप्लाई हो रहा है। इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने इंटरनल फोर्सेस फाइंड करनी है तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप उस पॉइंट के ऊपर ब्रेक करेंगे, सेक्शन लेंगे और एक साइड वाला पोर्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। एक साइड वाला पोर्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिस तरह यहाँ पे हमने ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जिस क्रॉस सेक्शन पे हमने ब्रेक किया है उस क्रॉस सेक्शन पे जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो हमने अप्लाई कर दी हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। V इज डाउनवर्ड एंड M इज काउंटर क्लॉकवाइज सो एज टू cause bending in concave upward direction. Beam is oriented so that bending is about the major principal axis for an I shape। के इस बीम की जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से है कि जो बेंडिंग हो रही है वो मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हो रही है। इसमें इस तरह आपको यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक डब्ल्यू शेप है। इसकी बेंडिंग जो है वो मेजर एक्सिस बेंडिंग है। एक्स एक्सिस जो होता है इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं। वो एक्सिस जो जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और वाई एक्सिस जो कि यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस है, ये माइनर माइनर एक्सिस है, माइनर प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिनिमम होती है। तो मेजर एक्सिस बेंडिंग जो कि डब्ल्यू शेप के लिए मेजर एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग इस तरह से हो रही है, मीन्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो रहा है। मीन्स जो बेंडिंग की वजह से जो क्रॉस सेक्शन की रोटेशन हो रही है, जब बेंडिंग होती है तो हर क्रॉस सेक्शन जो वो कुछ अमाउंट से रोटेट हो रहा होता है। तो वो रोटेशन जो है वो अगर तो एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही है तो हम इसको मेजर एक्सिस बेंडिंग कहेंगे या एक्स एक्सिस बेंडिंग कहेंगे।
और अगर बेंडिंग की वजह से क्रॉस सेक्शंस की रोटेशन वाई एक्सिस के अबाउट हो रही है, इस तरह इस केस के अंदर, इस फिगर में, राइट साइड वाली फिगर में जो बेंडिंग है वो साइड वे डायरेक्शन में हो रही है, मींस जो रोटेशन है क्रॉस सेक्शंस की वो वाई एक्सिस के अबाउट हो रही है। तो इस तरह की बेंडिंग को हम माइनर एक्सिस बेंडिंग या वाई एक्सिस बेंडिंग कहते हैं। डब्ल्यू सेक्शन के लिए, डब्ल्यू शेप के लिए जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने जो बीम कंसिडर की हुई है डब्ल्यू शेप बीम है और उसकी जो बेंडिंग है वो मेजर एक्सिस बेंडिंग है, मींस रोटेशन जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही है। या यहाँ पे देख लें इस फिगर में, ये मेजर एक्सिस बेंडिंग है, मींस क्रॉस सेक्शन जो वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होंगे, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। और अगर माइनर एक्सिस बैंडिंग में ये साइड साइड पे बैंड हो रहा है, मीन जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट रोटेशन हो रही है। तो ये मेजर एक्सिस बैंडिंग और माइनर एक्सिस बैंडिंग है, में डिफरेंस है। डब्ल्यू शेप के लिए एक्स एक्सिस जो होता है वो मेजर एक्सिस है और वाई एक्सिस माइनर एक्सिस है। मेजर प्रिंसिपल एक्सिस और वाई इज द माइनर प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने यहाँ पे जो बीम कंसिडर की है डब्ल्यू सेक्शन है और इसकी जो बैंडिंग है वो मेजर एक्सिस बैंडिंग है, मींस एक्स एक्सिस बैंडिंग है। फॉर ए लीनियर इलास्टिक मटेरियल एंड स्मॉल डिफॉर्मेशंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस विल बी एज शोन इन फिगर बिलो। जो इलास्टिक मटेरियल, अगर लीनियर इलास्टिक मटेरियल है और डिफॉर्मेशंस बहुत स्मॉल हैं, कि जो डिफॉर्मेशन है उसकी वजह से जो स्ट्रेन है, जो स्ट्रेस है वो लीनियर जो रेंज है, इलास्टिक रेंज के अंदर है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेंडिंग स्ट्रेस की वो हमने जिस तरह मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में जो स्टडी किया था फ्रेजर फार्मूला, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कुछ इस तरह से हमने पढ़ी थी। न्यूट्रल एक्सिस पे फ्लेजरल स्ट्रेस जो वो ज़ीरो होती है और इसके जब आप आउटर साइड पे मूव करते हैं तो स्ट्रेस इंक्रीज हो रही होती है। एक्सट्रीम जो लेयर है, आई मीन यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन रहेगा तो एक्सट्रीम लेयर पे जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगी। अपोजिट साइड पे जो एक्सट्रीम लेयर है वो उसमें स्ट्रेस ऊपर वाली जो लेयर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल इस केस में अपर पोर्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, और बॉटम पोर्शन में टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं। और ये स्ट्रेसेस न्यूट्रल एक्सिस पे ज़ीरो हैं और एक्सट्रीम फाइबर्स पे मैक्सिमम हैं और दरमियान में ये लीनियरली इंक्रीज हो रही हैं। अपर साइड पे ये कंप्रेशन की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं। और जो बॉटम पोर्शन है, बॉटम हाफ पोर्शन है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो लीनियरली इंक्रीज हो रही हैं, जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी एक डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस वाई पे जो स्ट्रेस है दैट इज एफ सब्सक्रिप्ट बी। मैकेनिक्स मटेरियल में हम इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे इस बुक में ये एफ बी सब्सक्रिप्ट बी से रिप्रेजेंट किया गया। तो एफ बी इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एट एनी डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। इस क्रॉस सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रही है दैट इज एम। सी इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। जो आउटर मोस्ट आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है उस लेयर तक का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस सी है। इसी तरह बॉटम साइड पे भी इस तरह से होगा, सी की वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर तक का डिस्टेंस। और वाई इज द लोकेशन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी फाइबर। किसी आर्बिट्रेरी लोकेशन पे हम अगर फ्लैजेलर स्ट्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं तो न्यूट्रल एक्सिस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो हम वाई कंसिडर करते हैं। वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सी है। तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमने मैकेनिक्स मटेरियल में पढ़ी थी, जो कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से होती है। और इस स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हमने फ्लेक्सर फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था। ये हमने मैकेनिक्स मटेरियल के अंदर फ्लेक्सर फार्मूला ड्राइव किया था, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू एम वाई ओवर आई एक्स। यहाँ पे चूँकि बेंडिंग एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही है तो मोमेंट इनर्शिया भी हम एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे। एम जो वो क्रॉस मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट है जो कि उस क्रॉस सेक्शन पे अप्लाई हो रही है। और वाई इज द डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो इस तरह से इस फार्मूला से हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। और इस फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने यहाँ पे इस तरह से ये स्टडी की है।
For homogeneous material, the neutral axis coincides with the centroidal axis. अगर बीम का मटेरियल होमोजीनियस है, सेम मटेरियल से बनी है, तो जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंट्रॉइड के ऊपर होगा, सेंट्रॉइड से पास कर रहा होगा. Fourier formula is based on the assumption of a linear distribution of strains from top to bottom, which in turn is based on the assumption that cross sections that are plane before bending remain plane after bending. Fourier formula के जब ड्राइव कर रहे थे हम, उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि जो स्ट्रेंस हैं वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. जिस तरह जहाँ पे आपको स्ट्रेस लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसी तरह स्ट्रेन भी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. ये हमने फ्लूइड फार्मूला जो ड्राइव किया था उसके अंदर हमने एज्यूम किया था. और हमने ये भी एज्यूम किया था कि जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो बेंडिंग से पहले भी प्लेन थे और बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन रहेंगे, मीन उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगी. बेंडिंग के बाद क्रॉस सेक्शन से रोटेट हो जाएंगे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, लेकिन उसमें डिस्टॉर्शन ट्विस्टिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी. तो ये अजम्पशन थी हमारी फ्लेक्सुरल फार्मूला ड्राइव करते हुए. इन एडिशन द बीम क्रॉस सेक्शन मस्ट हैव ए वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री. जो बीम क्रॉस सेक्शन है उसमें एक वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, मीन बीम जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होनी चाहिए. ये वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट बीम जो है वो सिमेट्रिकल शेप है इसकी. तो डबली सिमेट्रिकल शेप है बेसिकली ये. एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है. The maximum stress that occur at the extreme fibers where y is maximum. तो maximum stress जब extreme fibers पे जब प्रोड्यूस होगी, और एक्सट्रीम फाइबर्स के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि c के इक्वल होगी. Thus there are two maxima, maximum compressive stress in top fiber and maximum tensile stress in bottom fiber. तो टॉप फाइबर जो एक्सट्रीम टॉप फाइबर है उस पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, और जो एक्सट्रीम बॉटम फाइबर है उस पर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगी. If the neutral axis is an axis of symmetry, these two stresses will be equal in magnitude. तो अगर न्यूट्रल एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ कंसाइड कर रहा है, जिस तरह इस केस में एक्स जो है वो न्यूट्रल एक्सिस भी है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, तो अगर जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और न्यूट्रल एक्सिस दोनों कंसाइड कर रहे हो तो उस केस में जो एक्सट्रीम मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस के इक्वल होगी. अदरवाइज ये डिफरेंट हो सकती हैं दोनों. फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस फ्लेक्सुरल फार्मूला कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म. मैक्सिमम स्ट्रेस को अगर हम कंसिडर करें, मींस y की वैल्यू को हम c कंसिडर करें जो कि इस y की मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्सट्रीम फाइबर्स के लिए, तो हम जो है फ्लेक्सुरल फार्मूला किस तरह से लिख सकते हैं. अगर y को हम c से रिप्लेस कर दें, मीन जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है y की जहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमारे पास आ जाएगी एम सी ओवर आई एक्स. यहाँ पे c को अगर हम आई एक्स से डिवाइड कर दें, तो इस आई एक्स ओवर सी को हम इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कहते हैं. इसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स डायरेक्शन में जो है वो एस सबस्क्रिप्ट एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी इक्वल टू एम ओवर एस एक्स. इसमें एफ मैक्स इज द मैक्सिमम फ्लैक्सुरल स्ट्रेस, m is the bending moment at that cross section, and sx is the elastic section modulus about x direction, x axis, where c is the perpendicular distance from neutral axis to the extreme fiber. इसमें c जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस है. एस एक्स इज द इलास्टिक सेक्शन एंड मॉडुलस ऑफ द क्रॉस सेक्शन. एस एक्स जो वो क्रॉस सेक्शन का इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है. सेक्शन मॉडुलस जो है वो क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है, इसको हम जो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सी से डिवाइड करके जो है कैलकुलेट करते हैं. एस एक्स की दो डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं अगर क्रॉस सेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, तो सी जो है वो डिफरेंट होगा टॉप के लिए और बॉटम के लिए. तो इस तरह से एक्स की भी टॉप और बॉटम के लिए दो वैल्यू आएंगी. लेकिन जिस तरह जहाँ हमने सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया है, तो यहाँ पे टॉप पोर्शन के लिए सी की वैल्यू और बॉटम पोर्शन के लिए सी की वैल्यू सेम होंगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एस है सेक्शन मॉडुलस है वो भी सेम होगा.
For any cross-section shape, the section modulus will be a constant. एक क्रॉस सेक्शनल शेप के लिए सेक्शन मॉडुलस जो है वो कांस्टेंट होगा, मींस एक क्रॉस सेक्शन शेप के लिए एक ही वैल्यू होगी सेक्शन मॉडुलस की। फॉर एन अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन, अगर सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन जो वो अनसिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्स की दो वैल्यूज होंगी, एक टॉप पोर्शन के लिए और एक बॉटम पोर्शन के लिए। Value of SX for standard rolled shapes are tabulated in the dimensions and properties tables in the manual। जो standard shapes हैं, hard rolled shapes हैं, इसमें W shape है, S shape है या M miscellaneous shapes हैं, उनके लिए जो सेक्शन मॉडुलस एस एक्स है, उसकी वैल्यू जो प्रॉपर्टीज टेबल है मैनुअल के अंदर उसमें गिवन है। जबकि बिल्ट अप शेप्स के लिए इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, अभी तक जो हमने स्टडी किया है इसमें से कोई क्वेश्चन है आपका, कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछ लें, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं।